गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे। ये टॉपिक जो आपका है आपके ग्राम पंचायत में है ना, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएसआई वाले एग्जाम में आपने दिया हो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा है ना। मतलब कोई भी एग्जाम होता है जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सी नंबर, आपका हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा? 33% आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एक पॉइंट आपसे दिया है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कितने, तो आपके 33%। ये भी पॉइंट याद रखिए, कब किया गया ये संशोधन विधेयक है आपका 73वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। चलिए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? ए नंबर पंचायत समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो देखो आपने देखा भी होगा, आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान होते भी हैं, साथ में आपके जो कह सकते हैं कि सरपंच भी होते हैं। सरपंच ना बोल के उन्हें एक नाम और भी दिया जाता है, गांव में बोल देते हैं ना। तो देखो यहाँ पर कितने से कितने आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, 7 से लेके आपके कितना, आपके 17 तक होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 से लेकर कहीं पर आपको 9 भी होगा है ना, 7 से लेके 9, 7 से लेके आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके 13 भी होते हैं, और 7 से लेके आपके 15 होते हैं। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग होते हैं कि कितनी जनसंख्या उस गाँव में है। अगर जनसंख्या 1000 के अंदर है तब आपके 7 से 9 आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो आपकी कितनी होती है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है कितनी होती है? 21, 25, 35 या 18। चलिए तो देखिए इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 21 वर्ष होती है। कितनी? 21 वर्ष होती है। जो आपके गांव में प्रधान वगैरह होते हैं इनकी उम्र कितनी होगी भाई? तो आपके 21 वर्ष है तो वो लोग प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखो यहाँ पर ये 2015 का डाटा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ये वाला आपको आंसर नोट करना है। कौन सा? ये वाला आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, वर्तमान में इतनी आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। चलिए बताइएगा कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। बौद्ध में या वैदिक में, ये जैन में या आपके तमिल साहित्य, किसमें हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऋग्वेद दे रहे हैं भाई, तो ऋग्वेद तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैदिक, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला दे रहे हैं उनका आपका जवाब सही हो जाएगा। ये ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। ये आपकी किसमें आते हैं? तो आपके गांव से ही संबंधित आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन था भाई? तो ग्रामीणी, मतलब कह सकते हैं प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी हुआ करता था। ए नंबर हो जाएगा, ग्रामीणी शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। ग्रामीणी का मुख्य कार्य होता था गांव को जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, राज्य के भ्रष्ट कर्मचारी के है ना पितृत्व रक्षा करना होती है ना, मतलब जो चोर डाकू होते हैं इनसे रक्षा करना होता था, ग्रामीणी का काम होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण सुशासन की प्रणाली अर्थात पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई। तो चलिए यहाँ पर देखिए कब समय की बात हो रही है? मध्यकालीन समय की बात हो रही है। तो कह रहा है ग्रामीण स्वशासन की जो प्रणाली थी वो किन कारण से कमजोर हो गई। तो नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, या इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सबका जवाब यहाँ पर ऑल आ रहा है, अर्थात सभी हो जाएगा क्या? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है ना। इन सभी कारण के कारण, मतलब इन सभी के कारण जो पंचायती व्यवस्था थी वो आपकी कमजोर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। चलिए 4 नंबर में जवाब दीजिएगा। सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर आपका सुमंत है, कुलकर्णी है, और आपका पाटिल है, और आपका अमात्य दिया गया है। चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, यहाँ पर पाटिल जो लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिएगा कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था, है ना। शिवाजी के समय में ग्रामीण प्रशासन में काफी सुधार हुआ। देखो जो कुलकर्णी है वो लिपिक था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था, अर्थात जो कुलकर्णी था वो लिपिक था, और लिपिक जो पद होता था मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्ट प्रधान शासन व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें से उसके कार्यों और उसके प्रशासनिक इकाइयों की उचित व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय सुशासन की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बताइएगा ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय सुशासन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 5 का जवाब दीजिएगा।
चलिए, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में। कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके पूर्व अगर बात करें कि इससे पूर्व लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है और छोटे एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए बताइएगा कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी नंबर रिपन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1880 से लेकर 84 को स्थानीय सुशासन का जनक काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन आपका आ गया है। तो देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? अर्थात जो ग्राम पंचायत है वो आपके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे? चलिए, तो आपका जवाब दे रहे हैं भाई 40 दे रहे हैं। चलिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है सी नंबर। और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों की प्रावधान को अभिव्यक्त किया गया है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह एमपी क्वेश्चन है, इस समय इस क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ग्राम पंचायत है ये किसके अंतर्गत आता है? तो आपके किसमें? नीति निर्देशक तत्व में आता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक आपके जाते हैं, जिनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 40 है वो किसके लिए है? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो इस कारण से इसको आपको याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये भी आपका क्वेश्चन आपका अच्छा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? चलिए 50, 52, 54 या 56? चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके 1952 में यहाँ पर शुरू किया गया। डेट याद रखिएगा, गांधी जयंती अर्थात आपका 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। इसे जनता की सहभागिता के उद्देश्य से लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद ये जो आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये पहले स्टार्टिंग किया गया स्वतंत्रता के बाद, लेकिन क्या हुआ, ये जो आपकी योजना रही थी वो आपकी असफल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तर पर बनाने की सिफारिश की थी? किसने? तो आपके बलवंत राय मेहता ने। तो ये बताइए बलवंत राय मेहता ने एक स्त्री, 2 स्त्री, 3 स्त्री या 4 स्त्री, किस पर फोकस किया था इन्होंने? चलिए ऑप्शन आपका सी नंबर आ रहा है 3 स्त्री। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति कब की गई थी भाई? इसकी स्थापना मतलब गठित कब की गई थी? तो आपके 1957, ठीक है ना। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, है ना, जिसमें ग्राम पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति प्रणाली को अपनाने हेतु पर सिफारिश भी आपकी हुई थी। मतलब यहाँ पर ग्राम स्तर के लिए, है ना, फिर ब्लॉक स्तर के लिए, फिर आपकी जिला स्तर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो चलिए बताइएगा सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब या बिहार? राइट आंसर। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और साथ में सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिएगा आपके यहाँ पर बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? यहाँ पर देखिए भाई इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर कौन होगा भाई? राजस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए नंबर होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डिस्क्राइब है तो आप देख ही सकते हैं कि आपकी कहाँ पर भाई? तो आपको देखिए सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अच्छा, इस पॉइंट में थोड़ा सा देख लीजिए, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में देखिएगा, अगर ये पॉइंट पूछे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो आपको यहाँ ये लगाना है, लेकिन अगर पंचायती राज अगर बात करें, है ना, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है तो राजस्थान के नागौर में लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया ये कब किया गया था? चलिए बताइएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया ये कब किया गया? सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर आपके 1977 में। क्या हो जाएगा? 1977 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 1977 में कौन सी सरकार थी? तो आपकी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इस समिति ने क्या किया? त्रिस्तरीय के स्थान पर क्या कर दिया? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कर दिया था। तो यहाँ पर विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए उन्होंने कहा कि 2 स्तरीय सिस्टम ही आपका ज्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? मतलब जो आपका पंचायती राज संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की थी वो कौन सी समिति ने किया था? यहाँ पर जवाब देना है 13 नंबर में। और 13 की अगर हम बात करते हैं तो आप आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए यहाँ पर बलवंत राय को काफी लोग देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर एलएमवी समिति है। याद रखिए ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, यहाँ पर डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 1986 में गठित ये आपकी थी सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। कालांतर में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुम्मन समिति का गठन कब किया गया। देखो ये मिलान करने में आएगा कि कौन सी समिति कब गठित हुई थी, ये मिलान करने में आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये बताइएगा कि पीके थुम्मन समिति का जो गठन किया गया ये कब किया गया। तो ये देखिए ये किया गया था आपके 1989 में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, 1989 में किया गया था। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था है ना को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आज वीडियो को आप लोगों ने बहुत कम लाइक किया है ना, जबकि आपको पता है कि आप जबकि क्वेश्चन करा रहे हैं ना, और वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहद है, और हो सकता है कि ऐसे कंटेंट आपको भी कहीं मिल भी रहा हो, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लाइक शेयर से ही हम लोग मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, और इतनी क्लासेस लेते रहते हैं, तो भाई सब लोग लाइक शेयर करते रहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर थ्योरी में पढ़ना है, क्योंकि भाई जो चीज पढ़े हैं उसको अगर थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन के लिए रहेंगे और रट्टा मार के चले जाएंगे, है ना। तो देखिएगा थोड़े से पढ़ेंगे यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव, फिर इसी से ऑब्जेक्टिव से फिर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है लॉर्ड रिपन ने 1982 ईस्वी में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। इन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। उन्हीं के कार्यकाल अर्थात 1980 से 84 को स्थानीय सुशासन का जनक काल मतलब कह सकते हैं जन्म काल कहा जाता है। तो देखो यही पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था और वही पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपके सामने हाजिर भी हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है ग्राम सभा क्या होती है। तो देखिएगा कि ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, जो कि 200 या इससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में, देखिए यहां पर सबसे मेन पॉइंट होता है कि जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी सदस्य मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया ग्राम मतलब जो ग्रामीण होते हैं ये कौन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो गांव की मतदाता सूची है उसमें जो पंजीकृत हैं उसके सभी मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें बालक वालक को नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किसे, तो यहाँ पर मतदाता सूची में जितने भी पंजीकृत आपके हैं उन्हीं को यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है। वैसे तो आपको पता है कि साल में 6-6 माह में होती है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ गई तो भी आपकी बैठक क्या हो सकती है, बुलाई जा सकती है। क्लियर है ना पॉइंट। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता है अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। देखो आपने पढ़ा होगा लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति होती है 1/10 होती है ना, यहां पर देखो क्या होती है, जो कुल पंजीकृत मतदाता है उसके 5वें भाग की उपस्थिति होगी तभी ग्राम सभा की बैठक होगी, ऐसी ये बैठक आके नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है पंचायतों का गठन। तो देखो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पंचायत का गठन आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। मध्य स्तर की हुई आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर पंचायतों का गठन किस प्रकार से होता है, तो देखिए पंचायतों का गठन होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अर्थात जो ग्राम स्तर पर होती है, या देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होती है, क्षेत्र पंचायत जो कि माध्यमिक और ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला पंचायत जो कि आपकी जिला स्तर पर होता है, ये पंचायत का गठन आपका होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहां पर आपकी एक व्यवस्था है, दोहरी व्यवस्था है। तो देखिए विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर एक स्तरीय कहां पर मिलेगा, तो आपके केवल एक पंचायत मतलब जहां पर एक ग्राम पंचायतें हैं, जैसे आपके केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और आपका जम्मू कश्मीर में क्या है, केवल एक ग्राम पंचायतें हैं। अगला आपसे दिया गया द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय अर्थात ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये असम, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा और जो दिल्ली पुदुचेरी है यहां पर कैसी है, द्विस्तरीय है। अगला है त्रिस्तरीय की बात करते हैं, तो देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर है वहां पर त्रिस्तरीय है। लेकिन इस पॉइंट को देखा जाए तो गोवा को भी ऐड कर लीजिएगा। अगला है 4 स्तरीय, तो भाई 4 स्तरीय जो कि ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद ये पश्चिम बंगाल, जनजाति परिषद और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में आपकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, जब नोट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ ही लेंगे ना। चलिए पंचायतों के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, तो पंचायतों के अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या
कि संविधान के अनुच्छेद 243 की ई में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। अर्थात जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो पंचायत की प्रथम जो बैठक होती है उस तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अर्थात इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। जैसे आपकी लोकसभा होती है उसको भी 5 साल के लिए होती है, लेकिन समय से पहले भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य होते हैं। अर्थात अगर आपकी पंचायत भंग हो गई है तो 6 माह के अंदर आपके पंचायत हो जाएंगे। ठीक है, अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मतलब ये है जैसे 5 साल है ना, 5 साल और 7 महीना है, 5 साल 4 साल, और किसी भी प्रधान का अगर 4 साल 7 महीना हो गया है तो फिर आपके चुनाव नहीं होंगे, फिर आपके चुनाव नहीं होंगे। लेकिन किसी का जो कार्यकाल है 4 साल और 3 महीना है तो भी आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, वही आपको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे लिख दिया है सदस्यों के लिए जो योग्यता है, तो देखो कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता है, परंतु आयु अपेक्षाएं नहीं रखता हो। क्यों? क्योंकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। मतलब ये हुआ कि जो पंचायत के लोग होते हैं उनको बनने के लिए 21 वर्ष आपका होना आवश्यक है। ठीक है ना, लेकिन जो विधानमंडल में तो उसके लिए 25 वर्ष होता है, तो ये भी 25 वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 21 वर्ष से तो भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है ग्राम पंचायत को पदच्युत करने की प्रक्रिया, मतलब ग्राम पंचायत को अगर आपको हटाना है, विघटन करना है, उसके बारे में दिया गया है। तो देखो दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है पूरा पढ़ लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात उसके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के, देखिए जो ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पद से हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। सूचना मिलने की तिथि से जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर, कितने 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। अगर प्रस्ताव बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है उसको पद से छोड़ना पड़ता है, अर्थात उसको अपने पद से छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। देखो हम हर एक पॉइंट आपको थ्योरी में समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। अगला दिया है पंचायतों के जो आपके स्रोत होते हैं। अभी जो आपका वीडियो एग्जाम आपका हुआ था, जो आपका वीडियो एग्जाम हुआ था है ना, उसमें यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि आपसे पूछा गया था जो मनोरंजन कर है वो किसका कर होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो मेला लगता है, हॉट लगते हैं है ना, मेला हाट जो लगते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हमने बता दिया कि भाई अगर वीडियो एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पहले से पेपर दिया है तो ऑलरेडी इस क्लास को भी आप लोग अटेंड करते रहिए, दोनों काम एक साथ होंगे। देखो पंचायतों के आय के स्रोत क्या होते हैं, यहाँ पर मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर, व्यापार तथा रोजगार, मछली तालाब से प्राप्त आय, पशुओं वाहन आदि पर है ना, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय, सड़कों नालियों की सफाई और प्रकाश पर, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 से 50% तक जो पंचायत आपकी होती है, चूल्हा कर हो गया, पशुओं का पंजीकरण फीस हो गया, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर हो गया, गांव के जो मेले बाजार आदि हैं। तो देखो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, चाहे आपका एग्जाम हो या किसी का एग्जाम हो। तो याद रखिएगा गांव के मेले और बाजार पर जो कर लगाते हैं वो पंचायत के आय स्रोत के होते हैं। ठीक है ना, मतलब पंचायत के स्रोत आपके होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, और राज्य सरकार द्वारा जो आपका अनुदान है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्र पंचायत समिति की आय, जो क्षेत्र पंचायत होती है उनके स्रोत के आय क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है राज्य मंडल से प्राप्त जो आपका अनुदान हो, मंडियों से प्राप्त आपका फीस हो। भाई देखते हैं ना कि जो आपकी नगर पालिका होती है वहां पर मंडियां लगी होती है, मंडी होती है, गल्ला मंडी, कोई भी मंडी होती है, तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मंडियों से प्राप्त आपका फीस हो गया, जिला पंचायत द्वारा दिया गया अनुदान हो गया, क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए जो आपके कर हो गए, सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई जो धनराशि है, ठीक है, स्थानीय कर हो गया, दान व चंदा जो हो गया, और घाटों और मेलों से प्राप्त जो आपका आय हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है ग्राम सभा। तो देखिए यहाँ पर ग्राम सभा क्या होती है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, देख लीजिएगा कि गांवों की मतदाता सूची में शामिल कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ग्राम सभा का सदस्य अपने बीच के किसी भी व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए प्रधान निर्वाचित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधान को 15 दिन की पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया भी जा सकता है, जो कि इसके पहले भी हमने आपको अभी बताया है। नए प्रधान के चयन के लिए पुनः, देखिए यहां पर दिया है कि नए प्रधान के चयन के लिए पुनः मतदाता का प्रावधान है, परंतु वह शेष अवधि के लिए ही प्रधान नियुक्त किया जाता है, ना कि 5 वर्षों के लिए। जैसे हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल, मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो गया है और किसी कारण से राष्ट्रपति टपक गए हैं, है ना, तो जो चुनाव होगा तो मात्र शेष समय के लिए होगा, 2 साल के लिए बनेगा, ना कि फिर से 5 साल स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो गया है ग्राम सभा का प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है
यहाँ पर दिया ग्राम पंचायत। तो देखिए कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य आपके होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में देख सकते हैं जो आपके सदस्य होते हैं, जिसको गांव में एक शब्द बोला जाता है, मेंबर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भाई? मेंबर बोलते हैं कि भाई वो तो मेंबर बन गए, है ना। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है 17 मिल जाता है, लेकिन अगर आपका 17 नहीं मिलेगा तो आपको 15 जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर पॉइंट में मिलता है तो आपको 15 वाला को ज्यादा सही करना है, क्योंकि 15 ही यहाँ पर ज्यादा सही मान्य होता है। तो आपको क्या करना है 15 लगा देना। अगर 17 नहीं है, मतलब 9 से लेके आपके 17, 9 लेके 15 हुआ तो 15 वाला लगाइएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दिया गया है 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य। ठीक है, 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम जनसंख्या है तो 11 सदस्य होते हैं। 2000 से अधिक है परंतु 3000 से कम है तो आपके 13 सदस्य होते हैं। और 3000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में 15 सदस्य आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जो कभी कभी 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 15 होते हैं, कैसे होते हैं। तो जनसंख्या अकॉर्डिंग अर्थात 3000 के ऊपर है तो ये तो श्योर है कि 15 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जिला पंचायत। क्या दिया गया है? जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मतदान द्वारा होता है। आप लोग देखो, आप चुनाव का मतलब आप लोग मतदान करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जिला पंचायत के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। जिला पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीटें आपकी आरक्षित है। किसमें? जिला पंचायत में 50% सीटें आरक्षित है, याद रखिएगा। ठीक है, वो आपका ग्राम पंचायत था लेकिन ये जिला पंचायत है। जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। कहीं कहीं पर लेखपाल कहते हैं, कहीं कहीं पर पटवारी भी कहते हैं। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर पटवारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं इसे लेखपाल कहते हैं। ठीक है ना। पटवारी का नाम लेखपाल कब बदला गया, ये सब इसी वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया है पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कर नाम अधिकारी, सर बोगरू। और देखो लेखपाल में क्या जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो नाम जाना जाता है लेखपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया मेन पॉइंट होता है कि ये ग्राम लेवल का क्या होता है, अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं कौन कौन से, जिससे आपका नक्शा हो गया, खसरा हो गया, सीमा घोतक, चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही और यहाँ पर अज्ञात पुस्तक, खेवट और आपका किसान बही। ये सभी पॉइंट इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट होगा आपका नक्शा, मतलब मैप। देखिए प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। ठीक है, इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक गांव की चौहद्दी का पता चलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नक्शा क्या है तो प्रत्येक गांव का भी क्या होता है, एक नक्शा होता है। अगला पॉइंट आप पर दिया गया है प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर, देखिए प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। कौन? जो लेखपाल होता है वो एक साल में कितने बार खेत में जाएगा, तो 3 बार निरीक्षण करेगा। तो ये पॉइंट हम आप जो आपको बताते जा रहे हैं उनको आप लोग पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहा जाता है। अर्थात जो लेखपाल होता है वो खेत जाता है और कितनी बार जाएगा, एक वर्ष में 3 बार जाएगा। तो इस दौरे को पड़ताल कहा जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं। वैसे हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है ना। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो कि 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है दूसरे पड़ताल को रवि पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा जो खरीफ की पड़ताल होती है, आपको पता है खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि लगभग आपको समय पहुंच जाएंगे 10 अगस्त। ठीक है, रबी जो कि आपको पता है ये आपकी सर्दी वाली फसल है, अर्थात यहाँ पर सर्दी आपकी जनवरी हो जाएगा। और ये जो जायद की फसल होती है, पानी वाली फसल होती है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखिए 1 मई से आपकी होती है। तो तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए खसरा क्या होता है, तो देखिए खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। यहाँ पर देखिए 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। अर्थात इस समय देख सकते हैं कि लगभग सभी कार्य जो हो गए हैं वो कैसे हो गए हैं, कंप्यूटरीकरण आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 की बजाय आपके 46 कॉलम होंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटरीकृत है ना, क्या अगर पूछे कि कंप्यूटरीकृत जो आप कह सकते हैं यहाँ पर खसरा है ना, तो उसमें कितने कॉलम होंगे, तो आपके याद रखिए 46 कॉलम होंगे। कितने? 46 कॉलम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट। चलिए, तो ये पॉइंट तो आपका हो गया है 3 बार वाला, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। मतलब कृषि आंकड़े खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह सब लेखपाल द्वारा खसरे में क्या लिखे जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का पैरा जो आपका कौन है काका 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक गाँव का एक साल में कह सकते हैं साल में 3 बार खेत का निरीक्षण करेंगे या दौरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है खसरा एक कृषि संबंधी क्या है, कानूनी दस्तावेज है। अगर पूछे
कि आपका खसरा क्या है। तो खसरा की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। तो ये खसरा की परिभाषा यहाँ पर हो गई। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का क्या होता है, ब्यौरा होता है। किसमें, आपके खसरा में। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो खसरा है इसका प्रयोग कैसे होता है, तो इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टी की परिभाषा देते हैं, है ना। तो आपका यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगाई जाने वाली फसलों, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है, जो आपका खसरा होता है ना। यह हर साल नवीकृत किया जाता है। जो खसरा होता है यह हर साल नवीकृत किया जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे गांव का नक्शा, तो देखिए सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि गांव का सजरा पूरे गांव को, देखिए यहाँ पर दिया है, गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है ना। जो गांव के बारे में पूरा डिटेल होता है, उसकी जमीन की पट्टियां होती हैं, वो सजरा में होता है। तो गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था, तो पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि पटवारियों को पटेल कारनाम अधिकारी, है ना, सानबोगरू आदि भी कहा जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग बताया था कि पटवारी के कई नाम होते हैं, पटवारी को कई प्रकार से जानते हैं। पटवारी में देख सकते हैं लेखपाल पटवारी, मतलब उत्तर प्रदेश में तो लेखपाल बोला जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में और भी नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर पटवारियों का पटेल इसे कहते हैं, कारनाम अधिकारी भी कहते हैं, सानबोगरू भी कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि वर्ष 1918 से सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल के नियुक्त किए गए। कब से की गई, तो आपकी 1918 से सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में, है ना, जमाने में ही समाप्त कर दिया गया। अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। अर्थात पटवारी का जो नाम बदल कर लेखपाल किया गया, किसने किया, तो चौधरी चरण के समय हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ गया है, खतौनी क्या होती है। तो देखिए यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। अर्थात जो खतौनी है यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित ही नहीं है, किंतु अधिनियम में एक वार्षिक रजिस्टर, अर्थात जो खतौनी है ये आपके कह सकते हैं जो भू राजस्व अधिनियम है उसमें एक वार्षिक रजिस्टर के नाम से इसे यहाँ पर दिया गया है, ना कि इसे खतौनी नाम दिया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया है ना, खतौनी मतलब वार्षिक रजिस्टर नामक कागजात धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। अर्थात वार्षिक रजिस्टर को ही हम लोग खतौनी के नाम से जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति, देखो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, इस प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। अर्थात देखो खसरा में क्या होता है, उस गांव के बारे में ब्यौरा होता है ना। सजरा में होता है, जो सजरा होता है उस गांव का मैप होता है, लेकिन जो आपकी खतौनी होती है वो किसी एक व्यक्ति की होती है। अर्थात यहाँ पर जो खतौनी होती है किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची यहाँ पर होती है, किसमें, आपकी खतौनी होती है, तो उसे हम लोग खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीकृत किया जाता है। अर्थात जो आपकी खतौनी होती है वो हर 6 साल पर आपकी नवीकृत होती है, जबकि इसके पहले जो भी आपके खसरा थे वो 1 साल में क्या होते, नवीकृत होते थे। लेकिन जो खतौनी होती है वो आपके 6 साल में एक बार नवीकृत होती है। तो याद रखिए यही पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर नोट करते चलना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। देखो यहाँ पर सीमा घोतक चिन्हों की सूची, ये लेखपाल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, चिन्हों की सूची मतलब सीमा घोतक चिन्हों की सूची। यहाँ पर देखिएगा, यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। याद रखिएगा कि सीमा घोतक चिन्हों की जो सूची है ये लेखपाल का ही कार्य है, अर्थात लेखपाल का ही दस्तावेज है, और यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है, अर्थात जो खसरा होता है उसी के साथ ही यह आपका नत्थी रहता है, उसी के साथ क्या होता है, ऐड रहता है। कौन, सीमा घोतक चिन्हों की सूची। अगर क्वेश्चन पूछे कि सीमा घोतक चिन्हों की सूची किसमें रहता है ना, तो याद रखिएगा यह होता क्या है, तो यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है दिनचर्या, मतलब जिसे बोलते हैं दिनचर्या बही या डायरी। तो देखिएगा कि डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। याद रखिए जो लेखपाल के पास डायरी होती है, अर्थात जिसे बोलते हैं दिनचर्या बही, है ना, ये क्या होती है, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का क्या होता है, वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में याद रखिएगा 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। मतलब यह हुआ कि 1 अगस्त से स्टार्टिंग हुई है, पूरे 1 साल का ब्यौरा यहाँ पर मतलब 31 जुलाई तक पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। लेखपाल की डायरी की जो स्टार्टिंग होती है 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई की अवधि में हुए जो कार्य का होता है ब्यौरा होता है, और दिन का दिन मतलब पूरे दिन का ब्यौरा इसमें मिल जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए खेवट क्या होता है। देखिए यहाँ पर खेवट जो कि आपका लेखपाल का ये भी पॉइंट आपको दिया गया है, यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। देखो दिया है यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, है ना, होता था दिया गया ना, इसी से देखो कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि जो खेवट है यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। यहाँ पर देख सकते दिया है खेवट जमींदारी और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर होता था, अर्थात जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया है। अर्थात जो ये आपका खेवट है, अब ये खेवट अब आपका बंद हो चुका है। जब से जमींदारी उन्मूलन आपकी प्रथा आई उसके बाद ये खेवट अब क्या हो गया है, बंद हो चुका है। तो अगर पूछे तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दाखिल खारिज। देखिए दाखिल खारिज क्या होता है, तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है दाखिल खारिज मतलब होता है एक तो वार्षिक रजिस्टर हो गया, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का क्या है, परिवर्तन हुआ। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है, अर्थात भूमि के कब्जे में कभी भी जब परिवर्तन होता है तो उसे दाखिल खारिज की प्रक्रिया कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कृषि वर्ष। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष कब मनाते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि कृषि वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। याद रखिएगा कृषि वर्ष कब से स्टार्टिंग होती है, तो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और आपके 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। याद रखिए कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला है अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भू राजस्व की वसूली होता है। अमीन का पेपर भी आपने देखा होगा, तो अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य जो होता है वो भू राजस्व की वसूली होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अमीन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या होता है, भू राजस्व की वसूली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि खसरा और खतौनी को क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से, तो इसे अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो इसको भी नोट करिए, अधिकार अभिलेख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया किसान बही। तो देखिए किसान बही क्या होता है, तो किसान बही पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है। मतलब जो किसान बही है किसके पास रहती है, वो आपकी किसान के पास रहती है और वह तैयार कर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध की जाती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, किसान बही तो आप सभी लोग जानते ही जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तहसील दिवस। देखिए तहसील दिवस क्या है, तो यहाँ पर जो जरूरी पॉइंट है तो उसी को आपको नोट कर लेना है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी अर्थात जो डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि तहसील दिवस पर, ये मतलब कह सकते हैं तहसील पर उपलब्ध होते हैं। कब, तहसील दिवस पर। तो ये तहसील दिवस होता कब है, तो देखिएगा ये तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को होता है। याद रखिएगा कि तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। इस डेट को याद रख लेना है कि आपके माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में होता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी, कब, थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, दरोगा आदि राजस्व आदि के मामले हों तो उस संभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार भी थाने में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गांव का रजिस्टर। तो देखिए गांव का रजिस्टर दिया है, यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। मतलब जो आपका गांव का रजिस्टर होता है वो आपके धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा, जो आपका यहाँ का डीएम होंगे उनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, तो देख लीजिएगा तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया लेखपाल के बारे में कि कब उपस्थित होते हैं, तो तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, किसी आपदा जैसे बाढ़ है, सूखा है, ओला पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें भी क्या करेंगे, सूचित देंगे, ठीक है। तो ये लेखपाल के कुछ कार्य होते हैं, जैसे पशुओं में संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। मतलब वहां जानकारी तो दे भी रहे हैं, साथ साथ में पशु चिकित्सा विभाग को भी जानकारी देंगे कि पशु में संक्रामक रोग बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है अर्थात डीएम को देता है। अगला पॉइंट दिया है, लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25
5 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही सीमा घोतक चिन्ह की सूची व अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। तो ये क्या है लेखपाल के बारे में। ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तर दिया गया है और उसके आपके अधिकारी दिया गया है। देखो जिला स्तर पे जो आपके अधिकारी होते हैं उन्हें बोलते हैं जिला अधिकारी, ठीक है ना। जिला स्तर में जिला अधिकारी होता है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है अनुभाग, जिसे हम बोलते हैं उप संभाग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं अनुविभागीय या उप संभाग अधिकारी अर्थात एसडीओ या एसडीएम होता है, अर्थात इसके विभाग के अंतर्गत ये आपका आता है। अगला दिया गया है तहसील या तालुका का जो मेन होता है वो कौन सा होता है, तो तहसील या तालुका का होता है तहसीलदार, ठीक है। इसी प्रकार से डिजाइन करिएगा, तहसील या तालुका क्या होता है, तहसीलदार होता है। अगला है राजस्व वृत्त का जो आपका होता है अर्थात राजस्व स्तर में जो होता है वो राजस्व निरीक्षक अर्थात कानूनगो होता है, ठीक है। पटवारी और हल्का का जो मेन होता है कौन होता है, तो आपका लेखपाल या पटवारी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वन लाइनर पॉइंट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ इस प्रकार से पढ़ें तो आपको याद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से सब वीडियो देखते चलेगा। देखो दिया गया है भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया, याद रखिए भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, याद रहेगा, याद रखिए जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या तो राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रशासनिक प्रधान उप संभागीय अधिकारी अर्थात यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात जिसे एसडीएम कहते हैं, ये उपमंडलों में विभाजित किया गया है जिसका प्रशासनिक कौन है, उप संभागीय अधिकारी अर्थात आपका एसडीएम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है, ठीक है। तहसील तालुकों का प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार नामक एक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है तहसील या तालुका का विभाजन गांवों में किया जाता है, ठीक है। किसमें करते हैं, गांवों में करते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने पहले बता दिया है वही का आपका डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो तहसीलदार शब्द है तो तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है। कैसा है, तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ होता है राजस्व सृजन या संग्रह और दार का अर्थ होता है पद का धारण। दोनों का संयुक्त अर्थ होता है कर संग्राहक, है ना। तो तहसीलदार का अर्थ होता है कर संग्राहक जो कर इकट्ठा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। याद रखिएगा जो तहसीलदार होता है भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक अर्थात भू लेख निरीक्षक भी होता है, अर्थात जो कानूनगो है ना, कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक या भू लेख निरीक्षक होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यह लेखपाल पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। अगला है लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा और खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है, अर्थात जो खसरा और खतौनी तैयार करता है उसका उत्तरदायी कौन है, तो लेखपाल या हम लोग पटवारी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोला जाता है तो आप लोगों को लेखपाल ही बोलना है, लेकिन आप देखते हैं राजस्थान वगैरह में अभी भी वहां पर पटवारी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है राजस्व। इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं नायब तहसीलदार जो कि सबसे छोटा आपका क्या होता है, न्यायिक पद होता है ना, उससे लेके यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्व परिषद तक के न्यायालय इसमें से सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट दिया गया है राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का जो न्यायालय है सबसे निचला अदालत है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि जो सबसे निचला आपका न्यायालय है वो आपका नायब तहसीलदार का होता है। राजस्व परिषद का न्यायालय राज्य न्यायालय में सर्वोच्च होता है, अर्थात अगर राज्य न्यायालय में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च होता है राजस्व परिषद का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला जो कि आईएमपी पॉइंट आपका दिया है, वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, अर्थात जितना भी सिस्टम है वो अब आपका कंप्यूटरीकृत आपका हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन एनआईसी की उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा की जा रही है, अर्थात जो कंप्यूटरीकरण सिस्टम है वो कौन सी इकाई के द्वारा की जा रही है, तो एनआईसी इकाई के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट दिए हैं राजस्व न्यायालय के अधीन मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया है, देखो राजस्व न्यायालय के क्या क्या काम होते हैं, तो नामांतरण अर्थात दाखिल खारिज करना, ठीक है। अगला है जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे की सुनवाई है ना करना। अगला है ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जों की बेदखली करना। अगला है मेड़बंदी या पैमाइश करना, ठीक, मेड़बंदी या पैमाइश करना। बंटवारा संबंधी वाद करना। भूमि की नीलामी से संबंधित मामले ये जो होते हैं राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आपके आते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व प्रशासन एवं उसके कार्य। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया। देखो चकबंदी जो आपकी आई थी वो 1954 में, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया था वो 1953 में बनाया गया था। चकबंदी का तात्पर्य क्या होता है? चकबंदी का तात्पर्य एक कटक अर्थात यूनिट के जोतों की विभिन्न खेतेदारों के बीच एक प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है, जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक समत हो सकते हैं, अर्थात बिखरी हुई जो आपकी भूमि है उसको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक चकबंदी का काम ही होता है। चकबंदी में मेन पॉइंट आपको यही आपको पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हाईलाइट किया है चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिखरे जोतों को एक जगह इकट्ठा करना, यही होता है चकबंदी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, चक क्या होता है? चक, तो चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार को प्रतिष्ठ भूमि के खंड से है, अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूमि आवंटित होता है वह चक कहलाता है, अर्थात जो दी जाती है भूमि उसके खाते में, तो अर्थात उसे हम लोग चक कहते हैं। अब यहाँ पर जो आईएमपी पॉइंट है कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, डीएम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हल्के में विभाजित कर सकता है। याद रखिए, कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हल्के में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी। याद रखिएगा कि प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 जो है वो लेखपाल के संबंध में है। अगर आपसे पूछे कि कौन से धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है तो आपकी धारा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए जो विहित किए जाएं प्रत्येक हल्के में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। अर्थात यहाँ पर हल्के में क्या होगा, कोई भी हल्का होगा तो उसमें एक लेखपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट मिलेगा, आपने सुना होगा परगना, है ना। अगर आप लोग बनवाने गए होंगे, अपनी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, कैसी निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा परगना मिल जाता है। ठीक है, देखो दिया है, किंतु राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य को परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। अतः कह सकते हैं परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेखपाल को एक हल्के से दूसरे हल्के में अपने तहसील क्षेत्र में स्थानांतरण कर सकता है। अर्थात तहसील तो वही होगी, लेकिन उस लेखपाल को दूसरे हल्के में अर्थात दूसरे क्षेत्र में क्या कर सकती है? भेज सकती है, स्थानांतरण कर सकती है। या परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है। किसको? तो परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है कि लेखपाल को दूसरे हल्के में यहाँ पर स्थानांतरण कर सकती है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, जोत क्या होता है? देखिए जोत, तो जोत का तात्पर्य होता है कि भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अधिकृत होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। अगला समकोण निर्माण क्या है? ये पॉइंट मिलेगा, समकोण निर्माण। इसका तात्पर्य होता है चकबंदी के समय चक्कों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा ऐसे चतुर्भुज भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी खेत को अगर आपको नापना है अगर सुविधाजनक से, तो वही यहाँ पर होता है कि अगर आप इस प्रकार से नापेंगे या किसी खेत को इस प्रकार से देंगे तो सुविधा हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर खेत गोलाई पर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया जाएगा तो वो सुविधा होगा, तो उसे समकोण निर्माण कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।